सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब तक हम लोग ने क्या सीखा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था। हम लोग ने एलिफेटिक अल्काइलाइड्स का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, एरोमेटिक वाले का भी देखा। दोनों में ही 5-5 मेथड थे जो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में फिर से रिवाइज करूंगा और उस पर क्वेश्चन और एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी थोड़े बहुत कराऊंगा। ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है वो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइलाइड्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं जो पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक, वो पॉइंट क्या है, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, तो कार्बन इज कनेक्टेड टू हैलोजन बाय सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन के और 3 बॉन्ड होंगे। यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जो कंपाउंड में ले रहा हूँ अल्काइलाइड का, ठीक है, अल्काइलाइड कह रहा हूँ मतलब ये जो कार्बन है वो अल्केन का कार्बन है, यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन है। ये कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं होगा, ये, ठीक है, इसको विनाइलिक कार्बन नहीं कहेंगे, ये विनाइल स्टेट में नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ना ही ये एरोमेटिक के अंदर है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल अल्केन का कार्बन है जहां से हाइड्रोजन हटा है और हमने उसके जगह पे हैलोजन लगाया है। तो अल्काइल हैलाइड का सिंपल सा केस है। तो अगर हम लोग इसके बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बारे में, तो मुझे क्या पता है कि यहाँ पर देखो, जो हैलोजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो हैलोजन क्या करेगा, यहाँ का जो बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज एवरी बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड इज आल्सो अ पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ शिफ्टेड होंगे। करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है हैलोजन का -I इफेक्ट, है ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हैलोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। ठीक है, और इस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ शिफ्ट हो गए, इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो इस पे हल्का डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इस कार्बन का हल्का पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। ठीक है, इज पोलर, इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात है, हमको पता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं आपसे बात करता हूँ कार्बन के बारे में। तो यहाँ पर ये जो कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। करेक्ट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब क्या, ये जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं वो sp3 हाइब्रिड बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हैलोजन है इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना, ये कैसा बॉन्ड है, देखिए, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना, इसमें क्या है, कार्बन इज sp3, है ना, एंड हैलोजन का p ऑर्बिटल, sp3 एंड p ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग, इसका मतलब कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और हैलोजन का p ऑर्बिटल, ठीक है, वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा होगा। तो इसका जो शेप है वो कैसा होगा, देखा, sp3 हाइब्रिड का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, और p ऑर्बिटल का भी शेप कुछ ऐसा ही होता है, डंबल जैसा। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैप हो रहा है ये कार्बन का कौन सा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये जो हैलोजन है उसका p ऑर्बिटल है। ठीक है, इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ओवरलैप एक्सियल है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ओवरलैपिंग का फंडा तो आपको पता ही होगा। पर यहाँ पर ये जो p ऑर्बिटल है हैलोजन का जो ओवरलैप कर रहा है वो अलग अलग है। ठीक है, कैसे अलग अलग है, देखिए, कार्बन का तो sp3 ही रहने वाला है, लेकिन अगर अपना हैलोजन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो कौन सा p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा। देखिए, अगर फ्लोरीन है तो उसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होता है, क्लोरीन है तो 3p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होता है, अगर ब्रोमीन है तो 4p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होता है, और अगर आयोडीन है तो 5p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, उसके साथ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, इसके वजह से ही इसका जो बॉन्ड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पता चलती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी बॉन्ड का लेंथ क्या है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, बॉन्ड कितना पोलर है, बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या है, ये सारी बातें। तो ये सारी बातें मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और हैलोजन, इनको अगर हम देखें तो हैलोजन का साइज देखिए, आप यहां से यहां आते हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो देखिए ऑर्बिटल जो है वो बढ़ रहा है, 2, 3, 4, यानी ये सेकंड शेल का p ऑर्बिटल है, ये थर्ड शेल का p ऑर्बिटल है, और आयोडीन में 5th शेल का p ऑर्बिटल है, यानी शेल बढ़ रहा है, इसका मतलब साइज बढ़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन तक आने में
साइज जो है किसका, पी ऑर्बिटल का, वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो पी ऑर्बिटल है, ठीक है, मैं अगर ऐसा देखता हूं फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ, है ना, डाउन द ग्रुप ऐसे देख रहा हूं, तो क्या हो रहा है, पी ऑर्बिटल इज गेटिंग मोर डिफ्यूज्ड, गेटिंग मोर डिफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या, उसका शेप बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इट इज गेटिंग मोर डिफ्यूज्ड, ऐसा उसका लैंग्वेज है, ऐसे बात करता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि समझिए ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है, तो उसका बॉन्ड ऐसा होगा, ओवरलैपिंग हो गया ऑब्वियसली। फिर ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, फिर ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड। तो आपने क्या नोटिस किया कि देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल 2 है तो वो छोटा होगा, ठीक है, क्लोरीन का उससे बड़ा होगा पी ऑर्बिटल, ब्रोमीन का उससे बड़ा होगा, आयोडीन का उससे भी बड़ा पी ऑर्बिटल होगा। तो देखिए पी ऑर्बिटल इज गेटिंग मोर डिफ्यूज्ड, उसका साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो, उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पी ऑर्बिटल इज गेटिंग मोर डिफ्यूज, देयरफॉर ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बातें तो आपको पता ही है कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, समझ में आता है। ठीक है, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करते हैं तो विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है ये क्या है बताओ, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे जैसे बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है उसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑर्डर के अंदर विच बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, तो आप कहेंगे कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक बिकॉज द स्ट्रेंथ इज वेरी लो। करेक्ट। विच बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो आप बोलेंगे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और ये तो मैंने 11th में बहुत बार बोला है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और आपने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में इसको सीखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का नेचर पता चल रहा है। ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई है तो आपको रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी चीजें सिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी, आई मीन अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं कि ये अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है या ये अल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव है, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये कैसे कह पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपाउंड, बॉन्ड जितना डिफिकल्ट होगा ब्रेक करने के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये बॉन्ड, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो रिएक्टिविटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप बता सकते हैं कि इसका रिएक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, तो कार्बन आयोडीन यानी अल्काइल आयोडेट कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड्स, आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड्स एंड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड्स। Who is the most reactive compound? Alkyl iodide. Who is the least reactive compound? Alkyl fluoride. ठीक है, it all depends on breaking of bond. ठीक है, this bond is easier to break because its size is very large. This bond is difficult to break because its size is very small. This is the whole funda of nature of carbon hydrogen bond. Always remember this bond is going to be polar. ठीक है, all these bonds, iodine fluorine bond, all are polar bonds. मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में
कार्बन विल रिसीव पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन विल रिसीव नेगेटिव चार्ज, दिस इज फॉर श्योर। करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, और इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू अगर कभी एग्जाम में आ गया तो आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा। ठीक है, उस टेबल के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। तो आपको यही सब फंडा फिर से आपके दिमाग में रिवाइज करना होगा जब मैं वो टेबल आपको बताऊंगा। तो लेट अस सी द टेबल। करेक्ट। और उसी टेबल से मैं आपको एक और फंडा सिखा दूंगा। तो देखिए, ये टेबल के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन सा बॉन्ड है, उस बॉन्ड का क्या लेंथ होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, यानी उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और एनर्जी अगर कम लग रही है तो वीक बॉन्ड होगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करने का जो एनर्जी है, इसी को ही हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, जिसके बारे में आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, और हम एक और चीज देखेंगे जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, सब सिखाता हूँ धीरे धीरे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम कैसे देख रहे हैं बॉन्ड, उसका लेंथ, उसको ब्रेक करने का एनर्जी और डाइपोल मोमेंट की तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टेबल को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है, देखिए, है ना। अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं, यानी डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि पी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है बिकॉज साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो जो बॉन्ड का लेंथ है वो बढ़ जाना चाहिए। तो आप देखिए, जो बॉन्ड का लेंथ है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम यूनिट में देख रहे हैं। एंगस्ट्रॉम यूनिट इज नथिंग बट 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो ये एक यूनिट है लेंथ का, बहुत छोटा, इसलिए एंगस्ट्रॉम में डिस्कस कर रहे थे। देखो फ्लोरीन का अगर हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं, कार्बन फ्लोरीन का, तो होगा 1.42। ठीक है, अगर क्लोरीन का देखते हैं तो 1.77, आयोडीन का देखते हैं तो 1.91, और ब्रोमीन का देखते हैं तो 1.91, और आयोडीन का देखते हैं तो 2.12। इसका मतलब क्या है, नीचे आने की तरफ देखिए तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि बॉन्ड का जो लेंथ है वो बढ़ रहा है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, फिर अगर बॉन्ड का लेंथ अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक करना आसान हो जाएगा, यानी डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहिए। करेक्ट, बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहिए, यानी एनर्जी कम लगनी चाहिए। तो चलिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज देखते हैं कि देखिए फ्लोरीन के लिए वैल्यू 452 है, फिर क्लोरीन के लिए 351 है, फिर ब्रोमीन के लिए 293 है, और आयोडीन के लिए 234 है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली वैल्यू इज डिक्रीजिंग, यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत कम लग रही है, यानी बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है। तो ये दोनों एक ही साथ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट है सारे आपको पता चल रहे होंगे। आपको ये जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है मैंने, ये वैल्यूज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझे इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज करेक्ट वैल्यूज है, ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में कि डाइपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को आपको डाइपोल मोमेंट सिखाना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट है क्या। बाय द वे आपने ये फिजिक्स में मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी किया ही होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा फंडा अलग होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं फिजिक्स के थ्रू बताऊं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो वो आपने मैग्नेटिज्म में देखा था कि देखिए ये मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। ठीक है, तो अभी अगर मुझे डाइपोल मोमेंट देखना है तो वो होता है म्यू। डाइपोल मोमेंट का डिनोशन क्या होता है, म्यू। याद रखिए, म्यू इज द डिनोशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था फिजिक्स में म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। ठीक है, वेयर क्यू क्या था, चार्ज। ठीक है, और एल क्या था, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ, और बार मैग्नेट के लिए 2 इंटू होता है एल। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको पता होगी फिजिक्स में, मुझे भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं फिजिक्स के बारे में। तो हम ये देख रहे हैं कि क्यू इंटू एल है, चार्ज इंटू मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, पर ये तो कोई मैग्नेट के लिए है ना, हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं इसको, हम तो केमिस्ट्री में बॉन्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, इस पर हल्का नेगेटिव चार्ज है और इस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑपोजिट पोल्स है, उनके बीच में कुछ लेंथ है। करेक्ट, तो यहाँ पर भी देखिए ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी ऑपोजिट चार्जेस है, और इनके बीच में ये लेंथ है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये सेम फंडा अप्लाई कर रहे हैं और सेम फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं कि Q इंटू एल। यहाँ पर Q क्या होगा, द सम ऑफ चार्ज, एंड L क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी बोलेंगे, यहाँ पर ये लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, पर इसी के साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ठीक है, जैसे उसका ऑर्बिटल कितना एक्सटेंट तक ओवरलैप करते हैं, और भी बहुत सारे फंडे हैं जो केमिस्ट्री में जुड़ जाएंगे जो फिजिक्स में नहीं थे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आता है हमेशा, और भी बहुत फैक्टर जिसकी वजह से ये वैल्यूज अफेक्ट होती है। तो ये फॉर्मूला निकालने से ये वैल्यूज नहीं आती है, याद रखिए।
ये फॉर्मूला से सिर्फ आपको डाइपोल मोमेंट का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यूज है एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, ठीक है। तो देखिए ये जो है फॉर्मूला सब कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड में कितना पोलैरिटी है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कंपाउंड में कितना पोलैरिटी है, कि कंपाउंड में ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है वो कितना ज्यादा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी, ठीक है। सेम चार्ज थोड़ी ना है, ऑपोजिट चार्ज है। जब ऑपोजिट चार्ज सेपरेट होता है तो कितना सेपरेट हो रहा है, उसकी वजह से कितना पोलैरिटी इंड्यूस हो रहा है उस कंपाउंड के अंदर, ये सारी जो आइडिया है इस नंबर से पता चलती है, ठीक है। और ये जो म्यू है इसका यूनिट केमिस्ट्री में क्या है, डे बाय। केमिस्ट्री में क्या है इसका यूनिट, डे बाय। हमने यही मैग्नेटिक मोमेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में भी देख सकते थे, ठीक है। पर मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो नहीं आता है, जनरली एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ठीक है। वो अब डी ब्लॉक चैप्टर में कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से सिखाने ही वाला हूँ, पर यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, इसका यूनिट क्या है, डे बाय। पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम देखते हैं तो हम उसको बोहर मैग्नेट्रॉन यानी बीएम उसमें कैलकुलेट करते हैं, वहां पर फॉर्मूला अलग है और उसके यूनिट अलग है। और यहाँ पर जो हम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है, बस फिजिक्स में था इसलिए बताया, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा डे बाय, ठीक है। तो ये देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं, पहले थोड़ा लॉजिक अप्लाई करते हैं कि देखिए आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलार होगा। तो देखिए आम आदमी क्या सोचता है कि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पोलार होगा, क्योंकि उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, उतना ज्यादा पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा, ठीक है। आम आदमी यही सोचता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक्चुअली डिक्रीज हो रही है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो पोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी एक्सटेंट ऑफ द चार्जेस व्हिच आर गेटिंग सेपरेटेड विल बी लेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही कुछ होना चाहिए था कि डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाना चाहिए, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर 1.847 है, यहाँ पर अचानक बढ़ गया, देखो कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ गया 1.860, फिर यहाँ पर कम हो रहा है 1.83 और यहाँ पर कम हो रहा है 1.63। इसका मतलब कम तो हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है ना, तो पोलैरिटी कम हो रहा है, डाइपोल मोमेंट भी कम हो रहा है, बट सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल केस है, देखिए, ठीक है। कम तो हो रहा है लेकिन सिर्फ क्लोरीन में अचानक से वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका जो रीजन है ये तो बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको हल्की सी एक बात बताता हूँ कि देखिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। बट द थिंग इज कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड इतना छोटा है कि हम यहाँ पर अच्छे से देख ही नहीं पाते कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में घुस रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट हैज सम एक्सेप्शनल एनोमलस प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट्स डाइपोल मोमेंट इज लो, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, क्लोरीन, करेक्ट। अब क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ इतना सफिशिएंट है कि यहाँ पर एनोमलस प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती नहीं है, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा आ रहा है और उसके बाद में कम हो रहा है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इन सब में से सबसे ज्यादा है, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। एक्सेप्शनल केस ये है कि फ्लोरीन का जितना आना चाहिए था उससे बहुत कम आ रहा है बिकॉज ऑफ एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, डू रिमेंबर, ठीक है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा पोलर है, तो आप छोटे बच्चों की तरह ये नहीं बोलेंगे कि फ्लोरीन वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा पोलर है बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ये छोटे बच्चे वाली बात है। हमने सीखा है कि यहाँ पर इसका देखिए वैल्यू ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आपको वैल्यू याद रखने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फंडा याद रखने बोल रहा हूँ कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड ड्यू टू एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन स्मॉल साइज, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा पोलर है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें मैं पूछूं कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा चार्जेस सेपरेशन दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बता रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से कंपाउंड का डे बाय यूनिट सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे कार्बन क्लोरीन का डे बाय यूनिट सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर हो सके इतना आपने देखा है तो आपको याद ही रह जाएगा कि इसका डे बाय यूनिट 1.86 है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन ठीक है आपको पता होना चाहिए। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है डाइपोल मोमेंट के अंदर, ध्यान रखिएगा। फिर क्लोरीन का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर होता है, ठीक है। इतनी याद रखिए। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, सिर्फ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शनल केसेस की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो क्लोरीन का ज्यादा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
फॉर्मूला नहीं चलता फिजिक्स की तरह Q इंटू एल। यहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं कि कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कितना चार्ज डेंसिटी है, कितनी साइज है एटम्स की। बट सारी बातें मैं अगर आप एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आप केमिस्ट्री छोड़ देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए जस्ट कूल डाउन एंड जस्ट रिमेंबर दैट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोस्ट पोलर बॉन्ड इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, चलिए तो अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बताता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड यहाँ पर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए सेकंड अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, याद रखिए वो पॉइंट क्या है कि मेनी लोअर volatile alkyl halides, ध्यान से सुनिएगा, मेनी लोअर वॉलेटाइल अल्काइल हाइड्स का मतलब क्या, वॉलेटाइल अल्काइल हाइड्स लोअर यानी क्या, जिनमें कम कार्बन एटम है, 2 कार्बन 3 कार्बन मैक्स टू मैक्स 4 कार्बन, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे अल्काइल हाइड्स, ज्यादा बड़े कार्बन नहीं, जैसे 8-10 कार्बन का चेन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, छोटे छोटे अल्काइल हाइड्स, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे छोटे छोटे हैलाइड्स जो होते हैं, मेनी लोअर वॉलेटाइल अल्काइल हाइड्स हैव स्वीट स्मेल, हैव स्वीट स्मेल। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये ओडरलेस हो जाएंगे, इसमें स्मेल नहीं आएगी, सिर्फ कुछ कुछ कंपाउंड में आती है, सारे कंपाउंड में नहीं आती है। और कैसी आती है, स्वीट स्मेल आती है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लोअर अल्काइल हैलाइड्स आर गैसेस, ठीक है, एंड हायर members are liquid और solid। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, 8-10 कार्बन तक पहुंचेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और भी कार्बन चेन बढ़ती जाएंगे, 18, 19, 20 कार्बन तक पहुंच जाएंगे आप कार्बन चेन में, तो ये जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए लोअर मेंबर्स यानी क्या, पहले 3 से 4 तक, ठीक है, सारे के सारे गैसेज होंगे, ठीक है, इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल सारे सब गैसेज होंगे। उसके बाद में धीरे धीरे लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा, और फिर आगे और जाएंगे तो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए ये स्टेट है, ठीक है। ये इतना खास पॉइंट नहीं है, बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ऑलराइट, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि कौन से अल्काइल हाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी चीजें आती है। तो देखिए मैं आपको एक थंब रूल सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में अल्काइल हाइड्स के लिए, ठीक है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular formula, correct, is directly proportional to molecular mass is directly proportional to boiling point, ठीक है। ये रूल समझिए, ये क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे बेटा कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। और मेन पॉइंट यहां से शुरू होता है कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। याद रखिए जितना कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूं, ठीक है, इथाइल क्लोराइड ले लेता हूं, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड ले लेता हूं और ब्यूटाइल क्लोराइड ले लेता हूं, ठीक, इस तरह से। चलिए तो अभी इन सभी के अंदर मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आप देखेंगे यहाँ सबसे ज्यादा कार्बन है, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है, यानी सबसे ज्यादा मास यहीं पे होगा, है ना। अगर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना मास, देखिए कार्बन कितना है 4, कार्बन का वेट कितना है 12, तो 4 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 9, और कितने हाइड्रोजन का वेट क्या होता है 1, ठीक है। फिर क्लोरीन का वेट क्या है, ऑब्वियसली 1 इंटू क्या आएगा, क्लोरीन 35.5, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, वो आंसर हमेशा ज्यादा ही होगा इससे, क्योंकि कार्बन ही कम हो गया। ये आंसर ज्यादा होगा इससे क्योंकि इसमें एक और कार्बन कम हो जाएगा, और इसका आंसर सबसे छोटा आने वाला है। तो इस तरह से अगर कोई भी अल्काइल मुझे दिया है, ठीक है, उसमें अगर कार्बन एटम ज्यादा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, प्रोवाइडेड हाइड्रोजन सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं समझू इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आयोडीन ले लिया, सॉरी यहाँ पर मैंने आयोडीन ले लिया और यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। अब आयोडीन का खुद का वेट 80 होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो जितना फंडा क्या है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। तो मॉलिक्यूलर अगर आपको इंडिविजुअल एक कंपाउंड को ढूंढने बोला है तो आप 2-3 कंपाउंड ऐसा दिया है, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में क्या है, देखो कार्बन एटम भी अलग है और हैलोजन भी अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दिमाग यूज करना है, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है दोनों का, देखना है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लोरीन दिया है और यहाँ पर भी क्लोरीन दिया है तो अपने को मॉलिक्यूलर मास निकालने का काम ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आइटम सेम है। तो आप कार्बन चेन से पता कर सकते हैं कि यहाँ कार्बन चेन ज्यादा है यानी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो अभी इस केस के अंदर देखो मैंने हाइड्रोजन आइटम को सेम रखा है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आइटम सेम होते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर हाइड्रोजन आइटम अलग अलग दिया हुआ है, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में फ्लोरीन, ऐसा दिया हुआ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर ले और फिर इसको आंसर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे हाइड्रोजन है ना वो क्लोरीन ही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखिए यहाँ पर अगर मैं कहूं अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या, कम से ज्यादा, तो सबसे कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, करेक्ट है। तो ऐसा होगा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, करेक्ट। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट इसी के रिलेटेड पॉइंट से, ठीक है, कि जब आप आइसोमर में देख रहे होंगे, किस में देख रहे होंगे, आइसोमर के अंदर, ठीक है। याद रखना ये बॉइलिंग पॉइंट का ही पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट में बता रहा हूं। व्हेन आइसोमर्स आर गिवन, तब आपको क्या करना होता है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, आइसोमर दिया है तो क्या करना होता है, क्योंकि देखना बेटा कॉमन सेंस है। अगर मैं कह रहा हूं आइसोमर कि तेरे को इतना तो पता चल ही गया होगा कि तू 12th स्टैंडर्ड में आ गया तो तेरे को पता होना चाहिए आइसोमर क्या है। आइसोमर क्या होता है, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहता है। तो देख बेटा अगर बहुत सारे कंपाउंड हैं, सारे एक दूसरे के आइसोमर है, इसका मतलब सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही होगा, है ना। इसका मतलब अब ये फंडा यूज ही नहीं हो पाएगा कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये फंडा कब यूज होता है, जब मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है कंपाउंड्स का। जब आइसोमर्स दिए है तो सबका मॉलिक्यूलर मास सेम ही आने वाला है, सिर्फ उनका बॉन्डिंग में फर्क होने वाला है। तो बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट सिखा रहा हूं कि व्हेन आइसोमर्स आर गिवन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी ब्रांचेस जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना गिर जाएगा, उतना कम हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं कि देखिए मैं 5 कार्बन वाला एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो देखिए 5 कार्बन में मैं आइसोमर्स बनाता हूं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन क्लोरीन। एक ये दिया है एन पेंटाइल क्लोराइड, इस तरह से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 1 2 3, ये एक्चुअली बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे तो इतना मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं 4 कार्बन वाला लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 4 कार्बन में देख लेते हैं क्योंकि अपने को तो सिर्फ फंडा सीखने से काम है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ब्रांचिंग कर देता हूँ इसमें कि मैं क्लोरीन यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ब्यूटाइल क्लोराइड। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, अपने पास इतना टाइम भी नहीं है और जगह भी नहीं है, ठीक है, अभी के लिए। और यहाँ पर देखिए अब मैं कुछ इस तरह से आइसोमर बना रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बोलो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज सब समझ रहे होंगे। और अब मैं एक और चीज लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरह से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, CH3 CH2 CH2 CH2, करेक्ट। इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। अभी ये सारे एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो देख लीजिए कंफर्म करके कि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 है ना, H9Cl ही होगा, करेक्ट। अब किसी में भी चेक करके देख लीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही मिलेगा, C4H9Cl। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, करेक्ट। मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, ऐसा थोड़ी ना है ये सब कंपाउंड क्या एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, नहीं, क्योंकि कंपाउंड्स अलग अलग हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे। तो अब मुझे कैसे करना चाहिए, तो अब मुझे ये फंडा यूज करना चाहिए, व्हेन आइसोमर्स आर गिवन आई शुड यूज दिस फंडा, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, करेक्ट। यहाँ पर देखो आपको हल्की सी ब्रांच दिख रही है कि क्लोरीन सिर्फ इस तरफ है, यहाँ पर देखो ब्रांचिंग और बढ़ गई कि मिथाइल अलग है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रांचिंग और भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इन सभी कंपाउंड में से
सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। तो अगर मैं देखूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये मैक्सिमम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये वाला कंपाउंड, फिर ये वाला कंपाउंड, और उसके बाद ये वाला कंपाउंड आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये बातें सारी क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो ब्रांचिंग है उसके बढ़ जाने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, देखिए बॉइलिंग में क्या होता है, सिंपल चीजें मैं अगर आपको समझाऊं कि बॉइलिंग का प्रोसेस क्या होता है तो इसके लिए मेरे को ये रब करना पड़ेगा। देखिए उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अभी सुनिए कि बॉइलिंग में ऐसा क्या होता है। देखिए अगर मैं इस तरह का मॉलिक्यूल ले रहा हूं कोई, ठीक है, तो जब मैं कंपाउंड को बॉइल करता हूं तो क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। अब अपनी जगह पे अगर वो वाइब्रेट करेगा तो देखिए इसके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं उनके पास में मोबिलिटी आती है, दे स्टार्ट टू फ्लो, और जैसे ये फ्लो होना शुरू हो गए, ये बोलो किस पे आ गए, लिक्विड में आ गए। अगर ये पहले से लिक्विड थे तो और भी मोबिलिटी बढ़ गई होगी, अब वो किस में आ जाएंगे, गैसेस में आ जाएंगे। और वही पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, करेक्ट, ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं कंपाउंड लेता हूं सीधा सीधा, करेक्ट, इस तरह से कंपाउंड ले रहा हूं, तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। करेक्ट, ये एक मॉलिक्यूल है और ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, वो टाइटली पैक्ड है। करेक्ट, वो टाइटली पैक्ड है सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर या लिक्विड स्ट्रक्चर के अंदर, वो टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से क्या है, इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब इनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा हीट लग रही होगी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। इनफैक्ट अगर मैं देखो ब्रांच कंपाउंड लेता हूं, सपोज इफ आई टेक दिस एज अ ब्रांच कंपाउंड, देखिए ये एक कंपाउंड, अब मैं सेम वे दूसरा एक और कंपाउंड लेता हूं, देखिए इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ना, अगर ऐसा ब्रांच कंपाउंड होगा ना तो ब्रांच कंपाउंड की वजह से क्या है, देखो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इनके बीच में देखिए ऑलरेडी बहुत स्पेस है, देखिए ऑलरेडी आपको बहुत स्पेसेस मिल रही है ऑलरेडी, तो इनके अंदर इंटरेक्शन बहुत कम होगा, तो इनको मैं थोड़ा सा हीट दूंगा ना तो ये अपने स्पेसेस और बढ़ा देंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होगा। तो याद रखिए ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, क्या कहते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस कम हो जाते हैं। ठीक है, और जिसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, एंड व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ब्रांचिंग, ठीक है मैं यहां लिख देता हूं, मेरी पेन एक्चुअली काम नहीं कर रही है। देखिए ब्रांचिंग का और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस का क्या रिलेशन आएगा, बताइए मुझे कि ब्रांचिंग और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के अंदर क्या रिलेशन आ रहा होगा। तो आप क्या लिख रहे होंगे इस वक्त आपके बुक में कि ब्रांचिंग, करेक्ट, और इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, ठीक है, ये कैसे होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। करेक्ट है कि ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन उतना कम होता है, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन ज्यादा है तो ब्रांचिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को रिलेट करके आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इनके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी एमसीक्यूज दिए होंगे, या फिर आप घर पे कुछ एमसीक्यूज हैं उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का फंडा बहुत अच्छे से क्लियर करवा पा रहा हूं कि अगर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड के बीच में पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो काइंडली मॉलिक्यूलर मास देखिए और बॉइलिंग पॉइंट ढूंढिए। अगर हैलोजन एटम सेम दिया गया है तो आप सिर्फ कार्बन देख करके देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क आ रहा होगा। और अगर आपको आइसोमर्स दिए हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सेम होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ब्रांचिंग देखनी होती है, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो उम्मीद करता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का फंडा मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। करेक्ट, चलिए अब नेक्स्ट फंडे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइलाइड्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइलाइड्स। तो पहले मेरे को एक फंडा सिखाना पड़ेगा आपको सॉल्युबिलिटी का कि क्या होता है। देखिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी क्या, अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो डिसॉल्व्स पोलर। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो डिसॉल्व्स नॉन पोलर। ठीक है, और अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो डिसॉल्व्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड इनऑर्गेनिक है तो डिसॉल्व्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, बट जो कंटेंट है वो बहुत कम होगा, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि स्पेरिंगली सोल्यूबल है ना, फीबली सोल्यूबल है, ऐसा मैं कहूंगा। बट अगर ये मैच हो रहा है तो ये 100% सोल्यूबल होंगे, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो ये बातें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करेंगे किस में, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या फिर वाटर में। वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, याद रखिए, ठीक है। तो अभी कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इसको किस में डिसॉल्व करना है। तो देखिए, अल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। आपके सिलेबस में सिर्फ वाटर है, दुनिया के और बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, पर अभी हम लोग जितना भी डिस्कस करेंगे वो वाटर को लेकर कंसीडर करेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वही आपके सिलेबस में अब तक पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी का भी जो होता है वो हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के डिसॉल्व होने की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर के अंदर, तो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अल्काइल हैलाइड जो है वो खुद एक कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बताइए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक में ज्यादा सॉल्युबल होगा या वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इट इज रेडिली सॉल्युबल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा होता है, रेडिली सॉल्युबल, करेक्ट, वो बहुत ही अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और वाटर के अंदर ये कैसा होता है, बोलो, रेडिली सॉल्युबल होगा या स्लाइटली सॉल्युबल होगा, तो मैं कहूंगा स्लाइटली या फिर फीबली सॉल्युबल, ऐसा कहूंगा, ठीक है। अब सर ये तो इनऑर्गेनिक है, तो एक्चुअली तो ये इसमें डिसॉल्व होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट, पर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल है, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें अल्काइल हैलाइड के, अभी हम लोगों ने देखा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, करेक्ट, तो आप देख सकते हैं डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, यानी ये जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है, करेक्ट है। और वाटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये OH माइनस होता है, ये H प्लस होता है, करेक्ट है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके लिए मेरे को डेल्टा लिखना पड़ रहा है। अगर मैं आयोनिक कंसीडर करता हूँ, बॉन्ड दोनों को ब्रेक करता हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यानी ये भी कौन सा कंपाउंड है बेटा, पोलर कंपाउंड है। तो देखिए, पोलर होने की वजह से वो एक दूसरे में डिसॉल्व होगा, पर इनऑर्गेनिक होने की वजह से इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वाटर के अंदर वो स्लाइटली या फीबली सॉल्युबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपके भेजे में गया होगा, ठीक है। अब देखिए, वाटर के अंदर हम कंसीडर करें, इसमें तो ये रेडी सॉल्युबल, तो इसमें कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है अपने, इसमें तो सॉल्युबल होगा ही। डिस्कशन किसमें करना है, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे विल बी स्लाइटली और फीबली सॉल्युबल। अब आपको कंपेयर करने बोलेंगे कि दीज 4 अल्काइल हैलाइड्स आर गिवन, which is most soluble in water या which is least soluble in water, या फिर increasing decreasing solubility order, या फिर increasing या फिर arranging increasing solubility order, ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिया होगा। तो इसको कैसे किया जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट के जैसे हम लोग थंब रूल देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखिए, solubility of alkyl halides organic compound in water की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या रूल है, देखिए, ठीक है, as कार्बन इंक्रीजेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बात ध्यान रखिए, कार्बन चेन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, कार्बन चेन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखिए, अगर मैं लेता हूं मिथाइल क्लोराइड, अगर मैं लेता हूं इथाइल क्लोराइड, अगर मैं लेता हूं प्रोपाइल क्लोराइड, और अगर मैं लेता हूं ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इन सब में से कौन पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो देखिए, कार्बन चेन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। तो देखिए, यहाँ कार्बन चेन सबसे कम है या कार्बन चेन सबसे ज्यादा है, कार्बन चेन ज्यादा, सॉल्युबिलिटी सबसे कम, यानी ये लीस्ट सॉल्युबल होगा और ये मोस्ट सॉल्युबल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये ऑर्डर जो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, दिस इज हाईली सॉल्युबल, दिस इज लीस्ट सॉल्युबल, करेक्ट। ऐसा इन सबके कंपैरिजन में मैं कहूंगा, करेक्ट। किसके अंदर कर रहा है डिसॉल्व, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा है, ये बातें याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर आपको आइसोमर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको आइसोमर दिया है तो आप क्या करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए, ये 4 कार्बन वाला क्लोरीन है, करेक्ट, ये भी 4 कार्बन वाला क्लोरीन है, ये भी 4 कार्बन वाला क्लोरीन है, अब ये भी 4 कार्बन वाला अल्काइल क्लोराइड है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H9Cl ही आने वाला है, करेक्ट है। तो अब सब में कार्बन एटम सेम है, तो अब कैसे सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब जब आइसोमर देते हैं तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भी आप एक थंब रूल याद रखिए, ठीक है। मैं रूल थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ और उसका एग्जाम्पल ऊपर है, करेक्ट। ये दोनों अलग अलग बातें चल रही है, याद रखिए,
नीचे देखिए ध्यान से कि इसका रूल क्या है। इफ आइसोमर्स आर गिवन, इफ आइसोमर्स आर गिवन, ध्यान से सुनिएगा, solubility obviously in water, ठीक है, is directly proportional to branching, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। ध्यान रखिए ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा ब्रांच किधर है, इधर, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, करेक्ट, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, और इधर सबसे कम ब्रांच है तो ये कम सॉल्युबल होगा। ध्यान रखिए, तो ये ऑर्डर आ रहा है, करेक्ट, कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बॉइलिंग पॉइंट सोच रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वहां इनवर्स रिलेशन था। यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी अलग फंडा है, बॉइलिंग पॉइंट अलग फंडा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं फिर से एक बार दोनों ही फंडे आपको वापस रिवाइज करवाऊंगा 1-2 मिनट में, पर ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आप ये लिख करके रखिए आपकी नोटबुक के अंदर कि आइसोमर्स आर गिवन तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब ऐसा क्यों होता है, इसका फंडा सिंपल सा है, याद रखिए, ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, तो इंटरैक्शन बिटवीन वाटर एंड द कंपाउंड विल इंक्रीज एंड देयरफॉर इट्स सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। ये आप लिख लीजिए अपने बुक में, कोई पूछता नहीं है, बस ये सब बातें हैं, नॉलेज है, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये सब रख करता हूँ और मैं आपको फिर से एक बार दोनों ही पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही एक बार फिर से सिखा लेता हूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप कितना रेगुलरली लेक्चर्स देखते हैं, कितने सिंसियरिटी से लेक्चर देखते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोग तो सोते सोते लेक्चर देख रहे होंगे, पर ठीक है, वो आपकी मर्जी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। ध्यान से सुनिए कैसे सुनना है, ठीक है। अल्काइल हाइड्राइड्स देखिए, ठीक है, इसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, और इसके अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। रीजन क्या है, यहां पर कार्बन, इनका रीजन देखिए, रीजन मैं ऐसे करके लिखता हूं, इसका रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्लियर बात है। यहाँ रीजन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कार्बन इज हाइड्रोफोबिक, कार्बन इज हाइड्रोफोबिक, इसका मतलब क्या, कार्बन को पानी से डर लगता है, कार्बन को पानी से डर लगता है, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा डर लगेगा कार्बन को, तो उतना वो सॉल्युबल नहीं होगा। इसका मतलब कार्बन एटम बढ़ेंगे तो डर ज्यादा लगेगा, वो पानी में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए इनवर्स रिलेशन आ रहा है। याद रखिए कार्बन इज हाइड्रोफोबिक, क्लियर। ऑलराइट, दूसरा, जब आइसोमर्स दे रहे हैं, ठीक है, जब क्या दे रहे हैं, आइसोमर्स आपको दे रहे हैं और आपको पूछ रहा है कि क्या करना है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ठीक है, ब्रांचिंग देखिए, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, ब्रांचिंग, उम्मीद करता हूँ रेड पेन आपको दिख रहा होगा, या फिर आप सुन रहे हैं तो साथ में लिख लीजिए, क्योंकि आई कैन नॉट कीप ऑन चेकिंग एवरी टाइम, इट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट आ रहा है। रीजन क्या है, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका रीजन क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन डिक्रीज हो जाएगा ब्रांचिंग होने पे, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करना बहुत आसान होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी बॉइल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कम हीट में बॉइल हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इसका क्या रीजन है, ठीक है, बता सकते हैं आप क्या रीजन है, ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान रखिए, ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरैक्शन विथ वाटर, इंटरैक्शन विथ वाटर, ठीक है। पानी के साथ जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आ रही है। सॉल्युबिलिटी का एक ब्रॉड पॉइंट आपको बताऊं तो वाटर के अंदर वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सारे के सारे अल्काइल हैलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अगर बहुत सारे को मैं कंपेयर कर रहा हूं तब ये रीजन देखेंगे, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड्स आर रेडीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि इस पर एमसीक्यू बहुत आता है। आपको भी लग रहा होगा ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेनली तो रिएक्शंस पूछते हैं रिएक्शन के अंदर, ऐसा नहीं है, रिएक्शंस तो पूछते ही है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही, उसके बिना केमिस्ट्री का क्या फायदा। लेकिन ये सब जो बातें हैं ये एमसीक्यू में आती है, ये 1 लाइन क्वेश्चन में आती है, ठीक है। ये 2 मार्क के क्वेश्चन में जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है उसमें आती है, 3 मार्क के क्वेश्चन में ये एंड ये ऐसा जो क्वेश्चन आता है ए बी सी उसमें आती है। तो ये सब क्या है, 1-1 2-2 मार्क की चीज है। लेकिन अगर ये पूरे पेपर में देखोगे ना, तो अगर ये सब लर्न नहीं करोगे आप हर चैप्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो कहीं ना कहीं आपके 8-9 मार्क्स कहाँ चले जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये। तो हमने आज क्या सीखा, फिजिकल प्रॉपर्टी सीख ली, जिसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन का नेचर देखा बॉन्ड का, ठीक है, उसकी बातें डिस्कस की, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी डिस्कस करी। यहाँ तक काफी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा और कुछ होगी तो मैं आपको एंट्रेंस लेक्चर में जरूर बताऊंगा, बट इतनी ही है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस लेक्चर के बाद में होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा के दिए हैं, आपको समझा के दिया है, ठीक है। आपको इसको ट्राई करना है और मुझे भेजना है, तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझा है, क्योंकि हम कोई लाइव क्लास तो ले नहीं रहे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको कितनी चीजें समझ रही है, आप कितनी चीजें पढ़ रहे हैं, आप कितने रेगुलर है अपनी स्टडीज के अंदर। तो एक ट्रैक रखने के लिए मैंने ये असाइनमेंट दिया है जो आप मुझे खुद से सॉल्व करके देंगे। और ये जो असाइनमेंट मैंने यहाँ पर दिया ये कोई भी टारगेट या किसी भी क्लासेस के नोट्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छे से मिलेगी। अगर आपके मन में है पढ़ाई करना तो ये आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस देगा इस चैप्टर के अंदर। तो ये होमवर्क नहीं है, ये असाइनमेंट है, आपको मुझे सेंड करना ही है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ असाइनमेंट की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल ऑन क्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन एक कंपाउंड लिया मैंने, उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है। उसका क्लोरिनेशन किया तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, यानी क्या, एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्लोरीन लगाना है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है क्लोरिनेशन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, वो सभी कार्बन पर काम करता है और एंडलेसली काम करता है जब तक सभी हाइड्रोजन हटते नहीं है। तो इसमें मिक्सचर मिलता है मोनो डाई ट्राई और टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का। बट मैंने आपसे क्या पूछा है कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, मुझे डाई ट्राई टेट्रा वो सब नहीं चाहिए, कितने मोनोक्लोरो बन रहे हैं ये आपको मुझे आंसर करना है और आपको ड्रॉ करना है उनके स्ट्रक्चर्स और उनके IUPAC नेम भी आपको लिखना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट वो कॉमन सेंस वो लिखना नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यूजिंग PCl3 PCl5 SOCl2, मतलब ये प्रोडक्ट है और ये रिएजेंट्स है, आपको सबस्ट्रेट ढूंढना है कि कौन से कंपाउंड के अंदर इनका एक्शन करके ये बनाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना ब्रेन टीजिंग तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। सारे रिएक्शन जो बैलेंस रिएक्शन होने चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया राइट और नोट ऑन, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए राइट और नोट ऑन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ग्रूव्स प्रोसेस, डाल्टन्स रिएक्शन, सैमुअल्स रिएक्शन, बाल-सीमन्स रिएक्शन, फिंकरस्टीन्स रिएक्शन, ये सारे हैं, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ इथाइल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, ये एक रिएक्शन होगा जो आपको कंप्लीट करना है। हाउ इथाइल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेन, ये दूसरा रिएक्शन होगा। और हाउ इथाइल ब्रोमाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथीन, ये तीसरा रिएक्शन होगा जो आपको अच्छे से कंप्लीट करके सेंड करना है विद IUPAC नेम, कॉमन नेम्स, एंड इफ इट इज अ नेम रिएक्शन यू मस्ट मेंशन द नेम ऑफ दैट रिएक्शन एंड बैलेंस दिस रिएक्शन ऑब्वियसली इफ दे आर नॉट ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। 5th वाला देखिए कन्वर्ट एनिलीन इनटू आयोडोबेंजीन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रिएक्शन बहुत सिंपल है कि ये मैंने कंपाउंड दिया है अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसमें आप कहोगे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 यानी लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं, तो ये ग्रूव्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब आप ये क्वेश्चन सुनते ही आप मेरे को बोल देंगे, अगर आप एक स्मार्ट और रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको पता चलेगा कि ये OH है वो हट जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो तो बहुत सिंपल है, आपको तो पता चल गया अभी, पर इसको आप सॉल्व करिए। मैं कह रहा हूं कि आप अगर OH हटा के यहाँ Cl लिखेंगे तो जो आपको आंसर आएगा वो आपको लग रहा है कि वो राइट है, बट वो आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल रिएक्शन, बाकी सब कंपाउंड में ऐसा ही होता है कि OH की जगह Cl आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर एक्सेप्शनल फंडा है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप ये रिएक्शन अटेम्प्ट करें, इसको रॉन्ग करें और फिर उस गलती को कैसे सीखना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप गलती करें और फिर उससे सीखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म याद रखना है आपने, क्योंकि ये बच्चे दिमाग से भूल जाते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर ऐसा एक्सेप्शनल फंडा आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप गलती करें, रॉन्ग लिखे इसका आंसर चलेगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में दिया है डिफाइन।
तो ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम सब बेंजाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, अराइल क्या होता है, अलाइल क्या होता है और अल्काइल क्या होता है, ये सब फंडे जो स्टार्टिंग में सीखे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा आपके दिमाग से निकल चुका है। और कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ वर्ड आ गया तो आपकी बैंड बच जाएगी, इसलिए इनको रिवाइज करना जरूरी है। इसलिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने कि इन सबको डिफाइन कर लिया, तो आपको हल्का सा एक ब्रशअप भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपको ये असाइनमेंट अच्छे से लिख के मुझे सबमिट करना ही है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सिंसियरली ये सब सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हमको अब तक के सारे लेक्चर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छी रिवीजन करनी चाहिए। तो आप नेक्स्ट लेक्चर तक उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ के एकदम प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। तो ही आपको आगे के लेक्चर समझेंगे, वरना जो ये चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये कॉम्प्लेक्स होते ही जाएंगे। अगर आपको अभी टफ लग रहा है तो डरो मत, ये और टफ होने ही वाला है, ठीक है। तो इसको टफ ना लगे इसलिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा लिखा पढ़ी करनी है। जितना आप लिखोगे ना उतना ही आपके दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैठता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना लिखे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, ये सब मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको लग रहा है सर बहुत होमवर्क वगैरह दे रहे हैं, पर ये सब आपकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। देखिए मुझे इससे कुछ फायदा होने नहीं वाला है, होने वाला आपको फायदा है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स और आसान हो जाएंगे समझने के लिए, इसलिए ये सब चीजें सिखा रहा हूँ। अब इस लॉकडाउन के टाइम में ऐसी गाइडलाइंस भी आई है कि बोर्ड एग्जाम का 20-25% सिलेबस जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। और एक पीडीएफ भी गवर्नमेंट के थ्रू आया है जिनमें जो जो टॉपिक्स कम हो गए हैं वो लिख के दिए, डिडक्टेड, ठीक है। बट व्हाट आई थिंक अबाउट दिस इज टोटली अ स्कैम, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है, गवर्नमेंट ठीक है कोविड की वजह से ये सब सिलेबस डिडक्शन कर रहा है, बट इसके वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए आपको एक सीधी सीधी बात बताऊँ, बचपन में अगर आपने A to Z पढ़ा है, ठीक, अब आप इस उम्र में आपने A to Z तो अपने को याद है कि A to ABCD ऐसा सब पूरा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट्स याद रखना जरूरी है क्या कभी लाइफ में? हाँ, आपको ऐसा याद रखना जरूरी है कि D के बाद E ही आता है, B के बाद C ही आता है, ऐसा ऑर्डर याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, वो आपने लर्न कर लिया ना एक बार तो आपको सारे लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक मिनट सोचिए, जब आप बचपन में A to Z सीख रहे थे, ठीक है, और मैं आपको रैंडमली सिखा था कि A, फिर डायरेक्ट P सिखाया, फिर डायरेक्ट M सिखाया, तो क्या आपको पूरा A to Z 26 लेटर याद होते थे? नहीं होते थे। इसका मतलब क्या, अभी आपको लग रहा है कि हम जो सीख रहे हैं इसमें से गवर्नमेंट जो डिडक्ट कर दिया है वो आप मत पढ़ाओ, है ना। मुझे ऐसा बच्चे बोलते हैं कि वो आप मत पढ़ाओ सर। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ सैंडमेयर्स रिएक्शन, है ना, वो डिडक्ट हो चुका है, वो ओमिट हो चुका है, तो क्या मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊं? देखिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या 1 सेकंड लगता है नहीं पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन फंडा क्या है, अगर ये रिएक्शंस आप ऑर्डरली याद नहीं रखेंगे ना तो आपको कभी पूरा केमिस्ट्री अच्छे से समझेगा ही नहीं, आपको कभी बोर्ड एग्जाम में पूरे अच्छी तरह से मार्क्स आएंगे ही नहीं, आपको ये भी एंट्रेंस एग्जाम अच्छी तरह से क्रैक ही नहीं करेंगे। जो गाइडलाइन आया है इट इज बेस्ड फॉर बोर्ड एग्जाम, इट इज नॉट फॉर एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। जेई में कुछ पोर्शन डिडक्शन अब तक हुआ नहीं है, सीईटी में कोई पोर्शन डिडक्शन हुआ नहीं है, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए। A to Z को आप बचपन में ऑर्डर में पढ़े थे, इसलिए आज आपको सारे लेटर्स याद है, पर आज ये मैटर नहीं करता है कि आपको पता है या नहीं पता है कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। आज तो आपको सारे लेटर्स पता है कि नहीं, वो इसलिए पता है क्योंकि बचपन में आपने एक ऑर्डर, एक पैटर्न, एक स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो यहाँ पर अगर कुछ पोर्शन डिडक्शन हुआ है, मैं नहीं करूंगा, मैं स्ट्रेटेजी बराबर फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरा काम है केमिस्ट्री सिखाना। मेरा काम ये नहीं है कि बस एग्जाम में जो आने वाला है वो चीज सिखा दूं, ठीक है। उससे ना आप अभी के लिए पास हो जाओगे, लेकिन लाइफ में आप कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से अटक जाओगे, ठीक है। तो इट इज टोटली स्कैम। ये सब क्या है, बस कॉलेजेस नहीं चल रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ाना डिफिकल्ट हो रहा है, इनका वर्कलोड बहुत हेवी हो रहा है, इसलिए कॉलेजेस के लिए वो इजी करने के लिए, टीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इजी हो जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। बट दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब फालतू बातें आप नहीं सोचेंगे कि सर जो डिडक्ट कर दिया, ओमिट कर दिया, वो मत पढ़ाऊं। मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। फिर एग्जाम टाइम पर देखिए डिडक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। ये कह रहे हैं कि सैंडमेयर्स रिएक्शन इज ओमिटेड। बेटा सैंडमेयर्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये उनका मतलब है, ठीक है। पर सैंडमेयर्स रिएक्शन की वजह से हम और 3 रिएक्शन भी सीख पा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर याद है तो एनिलीन से बीडीसी तक का स्टेप तो 3 रिएक्शन में सेम है, गैटरमैन में भी सेम है, बाल्सकीन में भी सेम है, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक रूटीन है, इसको मैं बीच में से नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन अगर आपने जिंदगी में ज्यादा पढ़ लिया तो कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल सिलेबस एंड डू नॉट थिंक अबाउट द डिडक्टेड 25%। पूरे सिलेबस में से 25% कम करना मतलब हर चैप्टर में से सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। पर और बाकी सब एंट्रेंस एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप
दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से सारी चीजें समझेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज स्टडी फॉर एक्सीलेंस, वी डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, ठीक है। अगर आप मार्क्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, आपका माइंडसेट बहुत गलत है, ठीक है। स्टडी फॉर एक्सीलेंस, आपको मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आया है और ये असाइनमेंट आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे।